नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वो चैनल यूट्यूब पे। आज हम लेकर आए दिन की सबसे ताज़ा खबर। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारे वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए बात करते हैं सुबह की सबसे महत्वपूर्ण ताज़ा खबरों के बारे में। लोकल ट्रेन की सेवा को फिर से शुरू करने के लिए कोई तत्काल योजना नहीं है। अफवाह फैलने के एक दिन बाद ही फिर राज्य सरकार ने क्रिसमस के बाद सभी यात्रियों के लिए लोकल ट्रेन खोलने पर फैसला कर सकते। वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई त्वरित योजना नहीं है। अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि भीड़-भाड़ वाली ट्रेन कोविड-19 सुपर एक्सप्रेस बन सकती है और स्थानीय लोगों पर यात्रियों की संख्या नियंत्रित करना अब राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती। वर्तमान में केवल सीमित लोगों को स्थानीय में से यात्रा करने की अनुमति जिनमें आवश्यक सेवाओं। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री मुंबई आइलैंड सिटी के गार्जियन मिनिस्टर असलम शेख ने कहा है कि हम सभी के लिए लेकिन धीरे धीरे और सोच समझ कर ट्रेन शुरू करना चाहते हैं। हम सभी पहलुओं पर विचार करेंगे और निर्णय लेने से पहले हमारी सब फोर्स टीम की राय लेंगे। यह एक अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि ट्रेन में कुल वाहन क्षमता कई गुना अधिक यात्रियों को ले जाते हैं। हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि केवल आधे यात्रियों की क्षमता से अधिक अनुमति दी जाए, जिसे लागू करना और विनियमन करना कठिन हो। किसान आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हुई कांग्रेस। कपिल सिब्बल ने दिया सबसे बड़ा बयान। किसान आंदोलन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार लगातार विपक्ष के निशान पर। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि आप जब से सत्ता में आए हैं सिर्फ कह रहे हैं कि कभी लोगों की सुनी नहीं। आज किसान आपको अपना दर्द बताते हुए कोशिश कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने शनिवार को ट्वीट कर कहा है कि 2014 में प्रधानमंत्री ने कहा था कि कुछ कहिए कुछ सुनिए, लेकिन तब से मोदी जी अपने ही सब कुछ कहा है पर कभी सुना ही नहीं। दरअसल सिब्बल प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम को लेकर कटाक्ष में रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी किसानों और मजदूरों की बात सुने तो करने वालों को अब मिलेगा इतना ज्यादा पैसा। सीएम ने किया ऐलान। गाजियाबाद के यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कैलाश मानसरोवर भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि कैलाश मानसरोवर भवन का शिलान्यास 2017 में होता। आज इस भवन को लोकार्पित कर आपको सौंपते हुए मुझे भी अनुभूति हो रही है कि मैं आप सबको हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि कैलाश मानसरोवर भवन बनाने की मांग यहां के जनप्रतिनिधियों ने शासन के सामने रखी थी। कैलाश मानसरोवर यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम के समय फैसला किया गया कि यात्रियों पर जाने वाले लोगों को 50,000 से ज्यादा 1 लाख की धनराशि मिलनी चाहिए। सरकार ने कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों को लेकर यह शीतकालीन अवकाश की घोषणा की। जम्मू कश्मीर सरकार ने शुक्रवार को घाटी में कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों और जम्मू संभाग के विंटर जोन इलाकों में 11 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश की घोषणा की। आदेश में कहा गया है कि कश्मीर संभाग और जम्मू संभाग के शीतकालीन क्षेत्र में कार्यरत उच्च माध्यमिक स्तर तक मान्यता प्राप्त निजी स्कूल सहित सभी सरकारी शिक्षण संस्था 21 दिसंबर 2020 से 28 फरवरी 2021 तक शीतकालीन अवकाश का पालन करेंगे। हालांकि कक्षा 11-12 के लिए विंटर ट्यूटोरियल और सभी कक्षाओं के लिए ऑनलाइन कक्षाएं सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए कोरोना के SOP का कड़ाई से पालन करते हुए आयोजित की जाएगी। आदेश में कहा गया कैलेंडर के पालन में स्कूल प्रमुख की ओर से कोई चूक और कोरोना से SOP के नियमों के तहत सख्त कार्रवाई को आकर्षित करेंगे। उन्होंने कहा है कि हालांकि ऑनलाइन कक्षाओं के साथ कक्षा 11 और 12 के लिए शीतकालीन ट्यूटोरियल कोरोना दिशा निर्देशों और SOP के अनुसार समय समय पर आयोजित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल के सक्रिय हुई राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा निशाने पर ममता सरकार। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा ने शनिवार को कहा है कि यदि पश्चिम बंगाल में प्रशासन राज्य की 260 से अधिक शिकायतों पर 15 दिनों के अंदर कार्रवाई करने में विफलता रहता है तो आयोग उनके बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक विस्तृत ब्यौरा सौंपेगा। शर्मा 268 शिकायतों पर निष्क्रियता की जांच के लिए राज्य के 2 दिवसीय दौरे पे हैं। उनमें 2 के शिकायत भी हैं जिनके सिलसिले आयोग ने खुद ही पहल की है। किसान आंदोलन के बीच बड़ा फैसला। फॉर्च्यूनर लिमिटेड कंपनी को लेना होगा अनुबंध मूल्य प्रदान। नए कृषि कानून के अंतर्गत
प्रशासन द्वारा तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए राइस मिल को अनुबंध मूल्य पर धान लेने का आदेश दिया गया है। मामले में 24 घंटों के अंदर किसानों को न्याय मिला। दरअसल किसानों को अनुबंध के बावजूद फॉर्च्यून लिमिटेड दिल्ली के द्वारा धान नहीं खरीदा जा रहा था। इस प्रकरण के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के कृषि विभाग तत्परतापूर्वक कार्रवाई नए कृषि कानून, किसान अनुबंध मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 के प्रावधान के अनुसार कंपनी को खरीद के आदेश दिए गए। मध्य प्रदेश होशंगाबाद जिले के पिपरिया तहसील के भोगखेड़ी एवं अन्य ग्राम के कृषकों से मंडी के उच्चतम मूल्य पर धान खरीदने के लिए माह जून 2020 में फॉर्च्यून लिमिटेड कंपनी दिल्ली द्वारा लिखित अनुबंध किया गया था। कंपनी द्वारा शुरू में अनुबंध के अनुसार खरीदी की जा रही थी, किंतु धान के भाव रुपये 3,000 प्रति क्विंटल होने पर दिनांक 9 दिसंबर को कंपनी के कर्मचारियों ने खरीद बंद कर दी और फोन बंद कर लिया। दिनांक 10 दिसंबर 2020 को ग्राम के भोगखेड़ी के कृषक पुष्पराज पटेल और ब्रजेश पटेल द्वारा एसडीएम पिपरिया की शिकायत की। उक्त शिकायत पर जिला प्रशासन द्वारा कृषि विभाग के भोपाल में मार्गदर्शन मांगा गया था। कृषि विभाग द्वारा उन्हें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट के द्वारा धारा 14 के तहत सर्वपद काउंसिलेशन बोर्ड के गठन की कार्यवाही की। यदि व्यापारी नहीं मानता है तो उसके खिलाफ आदेश पारित करने का सलाह प्रदान की गई। उत्तर भारत में अगले 2 घंटे के दौरान होगी उत्तरी बारिश। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 घंटे के दौरान दक्षिणी दिल्ली, पूर्वोत्तर दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और नोएडा, जियारस नोएडा और दादरी गाजियाबाद, मेरठ, गौतमबुद्ध, इंदिरापुरम, चपरौला और मोदीनगर, पिलखुला और नाजियाबाद के अलग अलग हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश हो सकती है। इससे अचानक सर्दी पड़ सकती है। वहीं कल विशेषज्ञों का कहना था कि इस बार लोग कड़कड़ाती ठंड के लिए तैयार हो जाए। पिछले साल 12 दिसंबर के तापमान में तेजी से गिरने के साथ ही खून जमा देने वाली ठंडी भी पड़ी थी। यह सिलसिला 31 दिसंबर तक चल रहा था। दिल्ली में मौसम विभाग के वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव कहते हैं कि इस बार पिछले साल से भी ज्यादा ठंड पड़ने की संभावना है। इस बार बर्फबारी सामान्य से कुछ ज्यादा हुई, जिसका असर अब पड़ने वाली सर्दी पर देखने को मिलेगा। इस बार अन्य वर्षों के मुकाबले 2 डिग्री तक के तापमान कम रहने का अनुमान है। सरकार ने बीते साल से 22% ज्यादा धान खरीदे। किसानों को 69,612 करोड़ रुपए का भुगतान। धान की कुल 368.70 लाख टन खरीद में से अकेले पंजाब में 202.77 लाख टन की खरीदारी की गई। इस प्रकार खरीफ की धान खरीद के करीब 55% खरीदारी पंजाब से हुई है। मौजूदा खरीफ विपणन में सत्र में अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदारी पिछले साल की इस अवधि के मुकाबले में 22.5% बढ़ाकर 368.7 लाख टन तक पहुंच गई। यह खरीदार में 69,612 करोड़ रुपए में की गई है। शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक वक्तव्य में कहा गया है कि अक्टूबर 2020 से शुरू हुए मौजूदा खरीफ विपणन के सत्र में 2020 से 2021 में सरकार लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीफ फसलों की खरीदारी कर रही है। इसमें कहा गया है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में 2020 से 2021 खरीफ सत्र की सरकारी खरीदार लगातार संयोजित ढंग से चल रही है। वक्तव्य में कहा गया है कि भारतीय खाद्य निगम और राज्यों की अन्य एजेंसियों में 10 दिसंबर 2020 तक 368.7 लाख टन धान की खरीदारी कर ली है, जबकि इस अवधि के तक पिछले साल 397 लाख टन की खरीदारी की। देश में कोरोना वायरस के 22,220 नए मामले सामने आए, जिनमें से 200 की मौत हो गई। 12 दिसंबर देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। इसी क्रम में शनिवार को करीब 22,220 नए मामले सामने आए और 200 संक्रमितों की मौत हुई। इसी के साथ देश के संक्रमितों की संख्या 98.49 लाख पार कर गई। वहीं वायरस नतीजा पाने वालों की संख्या 93.50 लाख से 50 लाख से अधिक हो गई। विभिन्न राज्यों में शनिवार देर रात प्रातः रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 22,220 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 98,49,240 पहुंच गई, जबकि इस अवधि के संक्रमण के नतीजे पाने वालों की संख्या बढ़कर 93,50,056 कोरोना वायरस से 200 की मौत होने के साथ ही कुल मौतों की संख्या बढ़कर 1,42,953 हो गई। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राहत की बात यह है कि नए मामलों की तुलना में स्वस्थ लोगों की संख्या में वृद्धि होने से रिकवरी रेट की आंशिक वृद्धि दर्ज की गई।
अब यह करीब 94.86% पहुंच गई। देश में सक्रिय मामलों की दर 3.65% जबकि मृत्यु दर की महज में